नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम एक्सपर्ट स्पीक्स में, जहां हम बात करते हैं अलग अलग क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले एक्सपर्ट से। और इसी कड़ी में आज हमारे साथ है एम्स जोधपुर राजस्थान के असिस्टेंट प्रोफेसर सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर धर्मराम पुनिया जी। देश में ब्रेस्ट कैंसर के बढ़ते मामलों के पीछे क्या कारण है, कीमोपोर्ट्स किस तरह कैंसर पेशेंट्स के लिए मददगार हैं, ब्रेस्ट कैंसर से जुड़े तमाम जरूरी बिंदुओं पर आज हम डॉक्टर धर्मराम पुनिया से बातचीत करेंगे। एक्सपर्ट स्पीक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर धर्मराम पुनिया जी। नमस्कार डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमें ये बताइए कि क्या ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में होने वाले सबसे आम कैंसर में से एक है? ब्रेस्ट कैंसर भारत में और पूरे विश्व में सबसे अधिक पाया जाने वाला कैंसर है। एक डाटा के अनुसार ब्रेस्ट कैंसर तकरीबन 25 लाख नए केसेस ब्रेस्ट कैंसर के डिटेक्ट होते हैं प्रति वर्ष। उसमें से लगभग 7 लाख पेशेंट्स की ब्रेस्ट कैंसर से मृत्यु हो जाती है। यदि हम 5 साल का डाटा देखें, जिसे हम लोग प्रिविलेंस कहते हैं, तो तकरीबन 7 से 8 लाख ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट हर किसी एक पर्टिकुलर वक्त में पाए जाते हैं। डॉक्टर धर्मराम पुनिया जी, क्या हम भारत में ब्रेस्ट कैंसर के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देख रहे हैं? जी बिल्कुल ठीक बताया आपने। इंसिडेंस ब्रेस्ट कैंसर का भारत में और पूरे विश्व में बढ़ता चला जा रहा है। इंसिडेंस की हम यदि बात करें तो रूरल पॉपुलेशन और अर्बन पॉपुलेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है। यदि हम बात करें लाइफ टाइम रिस्क ऑफ डेवलपिंग ब्रेस्ट कैंसर, इसका अर्थ यह होता है कि एक औरत अपने पूरे जीवन काल में ब्रेस्ट कैंसर होगा उसे या नहीं होगा, इसकी संभावना क्या, इसे हम लोग कहते हैं लाइफ टाइम रिस्क ऑफ डेवलपिंग ब्रेस्ट कैंसर। तो उसके अंदर अर्बन पॉपुलेशन अर्थात शहरी जो वुमन है उसके अंदर 1 in 22 और रूरल पॉपुलेशन 1 in 66, तो तकरीबन 3 गुना का डिफरेंस है। अर्थात शहरी महिला के अंदर ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क जो है 3 गुना है एज कंपेयर टू ग्रामीण महिला, पहला। दूसरा जो है, नए डिटेक्ट होने वाले कैंसर्स के अंदर ब्रेस्ट कैंसर मोस्ट कॉमन है, जैसा मैं पहले बता चुका हूं, तथा यह लगभग 27% नए केसेस जो होते हैं उनमें से ब्रेस्ट कैंसर पाया जाता है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, हम यदि कॉज की बात करें, इससे हम हल्का सा आइडिया लगा सकते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर का कॉज क्या है। अर्बन पॉपुलेशन में रूरल पॉपुलेशन से 3 गुना अधिक ब्रेस्ट कैंसर पाया जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि अर्बन पॉपुलेशन जिनके अंदर फिजिकल इनएक्टिविटी, लाइफस्टाइल डिफरेंस, डाइट डिफरेंस और बच्चों को दूध नहीं पिलाने की प्रवृत्ति, इस प्रकार की प्रवृत्तियों के कारण जो है ब्रेस्ट कैंसर अर्बन वुमन के अंदर अधिक पाया जाता है एज कंपेयर टू रूरल पॉपुलेशन। डॉक्टर साहब, क्या आपको लगता है कि महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर से बचाव को ध्यान में रखते हुए नियमित जांच के लिए जाना चाहिए? जी हाँ, तो आप बिल्कुल इंपॉर्टेंट सवाल आपने पूछा। वो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज हम लोग ब्रेस्ट कैंसर की बात कर रहे हैं। ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग सबसे इंपॉर्टेंट टूल होता है ब्रेस्ट कैंसर रिलेटेड मॉर्टिलिटी, अर्थात कैंसर से होने वाली लाइफ को जो खतरा है, जान जो जाती है उससे खतरा है, उसको बचाने के लिए ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है। स्क्रीनिंग का अर्थ यह होता है कोई भी व्यक्ति जिसको कोई लक्षण नहीं है, उस व्यक्ति को हम लोग बुलाते हैं और कहते हैं आप अपने आप को चेक करवाइए। उस चेकअप पे यदि हम लोग डिटेक्ट कर पाते हैं कैंसर को, इसे हम अर्ली डिटेक्शन कहते हैं। स्क्रीनिंग के कई सारे तरीके होते हैं। यूजुअली 25 की एज के आसपास हर महिला को यह जरूर अवेयरनेस होनी चाहिए, इस कार्यक्रम भी डेफिनेटली अवेयरनेस देगा कि 25 वर्ष की एज के आसपास जो है महिला को मंथ में एक बार अपने ब्रेस्ट को सेल्फ एग्जामिन कर लेना चाहिए। इसे हम लोग कहते हैं ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर नहीं है। वुमन को नहाते वक्त या लेटते वक्त जो है अपने ब्रेस्ट को एग्जामिन करना चाहिए सिस्टमैटिक तरीके से। उसमें कोई भी एबनॉर्मलिटी पाई जाए, जैसे कि स्वेलिंग या गांठ का बनना, बगल में गांठ का बनना या निप्पल से किसी तरह का पानी आना या कोई घाव का बनना, इस तरह की स्थिति के अंदर उसे इमीडिएटली क्लिनिशियन को जाकर के चेकअप करवाना चाहिए। सेकंड जो इंपॉर्टेंट तरीका है, यूजुअली 30 की एज आने के आसपास हम लोग ये सजेस्ट करते हैं कि वुमन को क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन जरूर करवाना चाहिए। यूजुअली फ्रीक्वेंसी 3 से 4 साल के गैप के अंदर शी कैन गो एंड विजिट द ऑन्कोलॉजिस्ट। 40 या 50 साल की एज के आसपास रिकमेंडेशन, वेस्टर्न रिकमेंडेशन ये कहती है, हालांकि भारत के अंदर स्पेसिफिक रिकमेंडेशन अभी भी नहीं है किसी भी प्रकार की स्क्रीनिंग रिलेटेड, बट वेस्टर्न लिटरेचर जो कहता है वो ये कहता है 40 या कुछ गाइडलाइन के अनुसार 50 साल की उम्र के बाद औरत को जो है हर वर्ष 1 मेमोग्राम जरूर करवा लेना चाहिए। मेमोग्राम बहुत ही सेंसिटिव तरीका है डिटेक्ट करने का कैंसर को अर्ली स्टेज के अंदर। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट तरीके होते हैं। मेमोग्राम की फ्रीक्वेंसी जो है 1 in a year, इतना फ्रीक्वेंसी के साथ मेमोग्राम हम लोग यूजुअली सजेस्ट करते हैं। डॉक्टर धर्मराम पुनिया जी, समय पर इलाज ना होने से ब्रेस्ट कैंसर के रोगियों के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है आखिर?
जी, सबसे इंपॉर्टेंट, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा आपने, क्यों स्क्रीनिंग करना महत्वपूर्ण है, या ब्रेस्ट कैंसर को अर्ली डिटेक्ट करने के क्या फायदे हैं, या लेट डिटेक्ट करें तो क्या नुकसान हो जाएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू। अर्ली डिटेक्ट करना, बिकॉज अर्ली डिटेक्ट यदि हम ब्रेस्ट कैंसर कर लेंगे, उस पेशेंट को बहुत सारे डिफरेंसेस हैं एज कंपेयर टू एडवांस स्टेज के अंदर। अर्ली स्टेज का अर्थ होता है स्टेज 1, स्टेज 2, एडवांस मतलब स्टेज 3 और स्टेज 4। स्टेज 1 में कोई कैंसर यदि डिटेक्ट हो पाता है, उस व्यक्ति के, उस पेशेंट के ठीक होने के चांसेस जो हैं 90% से भी अधिक होते हैं। यदि पेशेंट लेट स्टेज में डिटेक्ट होता है, उसके ठीक होने के चांसेस जो होते हैं 10% से भी कम होते हैं। इसके अलावा कई अतिरिक्त प्रभाव भी होते हैं अर्ली डिटेक्शन के। अर्ली डिटेक्शन में ट्रीटमेंट रिलेटेड टॉक्सिसिटी जो होती है वो लेस होंगी। यूजुअली सर्जरी ही अनफ होगा, उसको कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी की आवश्यकता मोस्टली नहीं पड़ती है। इसके अलावा जो है क्वालिटी ऑफ जो लाइफ है पेशेंट का, दैट विल बी बेटर। इसके अलावा एक ही थेरेपी उसको हुई है, एक ही तरह का ट्रीटमेंट उसको हुआ है, तो उसका कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट वुड आल्सो बी लिटिल लेसर एज कंपेयर टू एडवांस स्टेज के अंदर। तो मुख्य यदि समराइज करें तो उसमें डिफरेंस जो है, एक कॉस्ट का डिफरेंस होगा, पेशेंट को ट्रीटमेंट रिलेटेड टॉक्सिसिटी, ट्रीटमेंट के कारण होने वाली टॉक्सिसिटी, इसके अलावा जो है नंबर ऑफ ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट का समय कितना है वो, तथा क्लिनिकल आउटकम्स अर्थात कैंसर रिलेटेड जो सर्वाइवल है, उन सब बातों में पेशेंट को फायदा मिलेगा। अर्थात ये हम कह सकते हैं कि यदि पेशेंट अर्ली स्टेज में डिटेक्ट होता है, उसके ठीक होने के चांसेस बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं एज कंपेयर टू एडवांस स्टेज। डॉक्टर साहब, अस्पतालों में इलाज करा रहे कैंसर रोगियों पर कोविड का कितना प्रभाव पड़ता है? कोविड, जी हाँ, कोविड जो है बहुत ही गंभीर समस्या थी। इट इज वन ऑफ द मोस्ट अनफॉर्चुनेट इवेंट इफ यू आस्क मी ऑफ लास्ट सेंचुरी और सो। हम सब जो है नहीं जानते थे अचानक से क्या हो जाएगा, हमें नहीं पता था कितना लंबा चलेगा, बहुत अनसर्टिनिटी थी, क्लिनिशियन के लेवल पे भी बहुत अनसर्टिनिटी थी, पेशेंट्स के लेवल भी सब लोग काफी परेशान थे। और कैंसर पेशेंट जो है यूजुअली लॉन्ग ट्रीटमेंट्स होते हैं, कैंसर पेशेंट अपने आप में एक एंजाइटी के दौर से गुजर रहे होते हैं। तो कोविड का इंपैक्ट बहुत सिग्निफिकेंट था, सिग्निफिकेंट पेशेंट लेवल पे भी था, बिकॉज उनको एंजाइटी थी, हमारा ट्रीटमेंट कैसे हो पाएगा, ट्रीटमेंट टाइम पे शुरू नहीं हो पा रहा। बिकॉज हम लोग काउंसल करते हैं पेशेंट का, जब भी कोविड कैंसर डिटेक्ट हो जाए तो इमीडिएटली ट्रीटमेंट को शुरू करना चाहिए, लेकिन हम लोग नहीं शुरू कर पा रहे थे, तो पेशेंट को एंजाइटी थी, पेशेंट हॉस्पिटल आने से घबराता था। ये और क्लैरिटी नहीं थी कोविड और कैंसर आपस में किस प्रकार से संबंध रखते हैं, कोविड हो जाने से कैंसर ट्रीटमेंट में या कैंसर के इलाज में या कैंसर के रिजल्ट के अंदर कुछ फर्क तो नहीं पड़ेगा। क्लिनिशियन लेवल पे या हॉस्पिटल लेवल पे प्रॉब्लम ये थी, हम लोगों के लिए हॉस्पिटल ऑलमोस्ट सारे जो है कोविड के पेशेंट के कारण फिल्ड थे, तो इसलिए बड़ा कठिन था वो दौर। हम लोगों ने टेलीमेडिसिन के थ्रू और ओरल कीमोथेरेपी मोस्टली जो है उन तरह की ड्रग्स के थ्रू जो है इस टाइम को निकाला। बहुत ही भूलने योग्य दौर है। होपफुली जो है ये थर्ड वेव चला गया है, ऑलमोस्ट ओमिक्रॉन का थर्ड वेव जाने के बाद उम्मीद है कि हम अगली वेव नहीं देखेंगे, पर डेफिनेटली इट वाज वेरी बैड और बहुत प्रॉब्लम हम लोगों ने फेस की, पेशेंट से बहुत प्रॉब्लम फेस की। अच्छा डॉक्टर धर्मराम पुनिया जी, कीमोथेरेपी क्या होती है और कैंसर के इलाज में इसकी भूमिका आखिर क्या है? क्या ये नसों को नुकसान भी पहुंचा सकती है? जी, कीमोथेरेपी का पूछा आपने, सबसे इंपॉर्टेंट, बिकॉज कीमोथेरेपी जो है नियरली 80-90% ऑफ ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट को दिया जाना होता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट जो भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं या जो भी उनकी फैमिली इस प्रोग्राम को देख रही है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सवाल। कीमोथेरेपी की बात करने से पहले ये बात करना जरूरी होगा कि कैंसर ट्रीटमेंट किस प्रकार से किया जाता है। ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट में मुख्यतः 3 प्रकार की थेरेपी हम लोग काम में लेते हैं। एक होता है सर्जरी, दैट इज ऑपरेशन, उसमें ब्रेस्ट का सर्जरी किया जाता है। सेकंड होती है रेडियोथेरेपी, उसके अंदर हम लोग ब्रेस्ट का जो ट्यूमर हिस्सा होता है उसके ऊपर रेडियोथेरेपी देते हैं। और तीसरा होता है कीमोथेरेपी। जैसा नाम से पता लगता है, सर्जरी एंड रेडियोथेरेपी जो होती है वो लोकल फॉर्म ऑफ थेरेपी है, यूजुअली ब्रेस्ट के लोकल एरिया पे ही काम करती है, उनका पूरे शरीर के ऊपर कोई ज्यादा असर नहीं होता। कीमोथेरेपी इस प्रकार की थेरेपी होती है जो कि शरीर के पूरे हिस्से पर काम करती है। कीमोथेरेपी जो होती हैं इंजेक्टेबल होती हैं, मोस्टली इंट्रावीनस रूट से दी जाती है, अर्थात जो शरीर की जो नसें होती है उन नसों के थ्रू बॉडी के अंदर कुछ केमिकल ड्रग्स दिए जाते हैं। ये केमिकल ड्रग्स जो होती हैं बॉडी में रैपिडली ग्रोइंग सेल्स होती हैं, उन सेल्स को ये डिवाइड करती है। जैसा कि हम जानते हैं कैंसर जो है रैपिडली डिवाइडिंग या रैपिडली ग्रोइंग सेल्स का एक गुच्छा होता है। तो इस गुच्छे की जो मुख्य कोशिकाएं होती है जो कि काफी तेजी से ग्रो कर रही होती है, उन कोशिकाओं को मारना कीमोथेरेपी का लक्ष्य होता है। देने का तरीका बेहद ही सिंपल है देखा जाए तो, जैसे हमने बताया यूजुअली ड्रिप के फॉर्म में दी जाती हैं। तो कीमोथेरेपी एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम जो है, जब भी पेशेंट हॉस्पिटल विजिट करता है, उनकी वेन को एक्सेस किया जाता है, वेन के अंदर कैनुला लगाया जाता है और उसके बाद कीमोथेरेपी को सिंपल आईवी ड्रिप के फॉर्म में दिया जा सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने कीमोपोर्ट का जिक्र किया, तो कीमोपोर्ट मरीजों के लिए कैसे उपयोगी है? जी, जैसा मैंने पहले पिछले सवाल के उत्तर में बताया आपको, कीमोपोर्ट जो होते हैं बहुत ही यूजफुल डिवाइस है। वो इसलिए यूजफुल है बिकॉज ये एक बार का प्रोसीजर है जिसके अंदर हम लोग एक रिजर्वायर रख देते हैं बॉडी के अंदर,
और कीमोथेरेपी उसी रिजर्वायर के थ्रू बार बार दे सकते हैं। पेशेंट को बार बार जो है कोई वेन ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वेन रिलेटेड साइड इफेक्ट पेशेंट को नहीं होंगे। हम लोग उस पोर्ट के रिजर्वायर को एक्सेस करेंगे, उससे कीमोथेरेपी हम लोग दे पाएंगे। इसलिए पेशेंट के लिए बहुत यूजफुल तरीका है ये कीमोथेरेपी देने का। डॉक्टर धर्मराम पुनिया जी, तो क्या कीमो पोर्ट्स के जरिए इलाज चाहने वाले कैंसर रोगियों को आप सुई रहित उपचार प्रदान करते हैं? निडल फ्री निडल फ्री आप कह सकते हैं, निडल फ्री, बिकॉज पेशेंट को इतना पेन नहीं होगा, इतना परेशानी नहीं होगा जितना वेन को एक्सेस करने में होता है। डेफिनेटली निडल पंक्चर इसमें भी होगा, बिकॉज कीमोपोड यूजुअली जो होता है गर्दन के नीचे वाले हिस्से, गर्दन के नीचे वाले और चेस्ट के ऊपर वाले हिस्से के बीच में, यहाँ जो क्लेविकुलर बोन होती है या हसली की बोन कहते हैं, उस बोन के थोड़ा सा नीचे यूजुअली हम लोग कीमोपोड इम्प्लांट कर देते हैं सर्जिकल तरीके से। वो स्किन के नीचे होता है, नॉर्मल स्किन का कवर होता है, बिकॉज हम सूचर लगा के उसको अंदर डीप कवर कर लेते हैं। तो अपेरेंटली जो है बाहर वो रिजर्वायर नहीं दिखता, तो उसको एक्सेस करने के लिए निडल का इंजेक्शन, निडल तो लगेगा लेकिन उसमें इतना पेन नहीं होता, बार बार रिपीटेड पंक्चर की जरूरत नहीं होती। इसको हम लोग वैसे कहें यदि लेमैन फॉर्म में तो निडल कह सकता है, बिकॉज इतना पेन उसमें यूजुअली नहीं होता, तो इसको इस प्रकार से हम जरूर कह सकते हैं। दूसरा एक इंपॉर्टेंट फायदा ये है कीमोपोड डालने का। कीमोपोड डालने के कई सारे फायदे, इसमें एक फायदा बता चुका हूं आपको कि बार बार वेन एक्सेस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वेन जो है बार बार यूज करने से वेन खराब होने का खतरा होता है, वो वेन फिर अगली बार यूज नहीं की जा सकती, इसलिए जो है उस परेशानी से तो बची जाता है। इसके अलावा जो होता है कैंसर पेशेंट का रिपीटेड सैंपल लेना होता है ब्लड का, हम लोग हर बार ब्लड सैंपल टेस्ट करते हैं, तो ब्लड सैंपल इससे ड्रॉ किया जा सकता है। पेशेंट के स्कैन होते हैं, पैट सीटी एंड देन सीटी स्कैन्स, ये सब स्कैन्स होते हैं पेशेंट्स के। इन स्कैन्स के लिए भी कॉन्ट्रास्ट की जरूरत होती है, तो कॉन्ट्रास्ट जो होता है वो भी हम लोग कीमोपोड के थ्रू दे सकते हैं। इसके अलावा कई बार ड्रिप्स की जरूरत होती है, कई बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत होती है, कई बार न्यूट्रिशन की जरूरत है, टीपीएन जिसे हम लोग कहते हैं, न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। ये सब प्रकार की चीजें हम लोग कीमोथेरेपी से दे सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात, कुछ कीमोथेरेपी ड्रग्स बहुत ही इरिटेंट होती हैं, छोटी छोटी वेन्स में यदि वो ड्रग्स जाएंगी, बिकॉज जैसे मैंने कहा बहुत ही टॉक्सिक कीमोथेरेपी ड्रग्स होती हैं। ये ड्रग्स जो छोटी छोटी वेन्स में जब जाएंगे, उन वेन्स को पूरी तरह से खराब कर देती हैं। कई बार वहां से एक्स्ट्रावाजेशन हो जाता है, उससे घाव बन जाते हैं हाथ पैर के अंदर, वो घाव ठीक नहीं हो पाते, बहुत मुश्किल से ठीक हो पाते हैं। तो उन घावों से भी जो है हम निजात पा सकते हैं इस प्रकार के डिवाइसेस को यूज करके। डॉक्टर साहब, कीमोपोड्स उन रोगियों के लिए कैसे सहायक है जो इलाज के लिए अस्पताल कम आना चाहते हो? नंबर ऑफ विजिट में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता, पर हाँ कि जो जैसे एक तो मैंने बताया एक्स्ट्रावाजेशन एक सबसे इंपॉर्टेंट गंभीर समस्या है कीमोथेरेपी की। तो कीमोथेरेपी मान लीजिए एक्स्ट्रावाजेट हो गई कहीं आर्म के अंदर या कहीं फोर आर्म के अंदर, तो उस हिस्से के अंदर घाव बनते हैं, उन घाव का फिर सर्जरी वर्जरी करके ठीक करना होता है, प्लास्टिक सर्जरी होता है, ड्रेसिंग्स होता है। एक तो वो जो है मुझे लगता है एक इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कुछ पेशेंट जो मोस्टली क्योरेबल नहीं होते या जिनका न्यूट्रिशन बहुत वीक है, उन लोगों के अंदर जो है होम बेस्ड टीपीएन जिसे हम लोग कहते हैं, घर पे ही न्यूट्रिशन के लिए इंजेक्शन दे दिए जाते हैं, तो वो चीजें जरूर की जा सकती हैं। उनसे रिलेटेड जो विजिट्स हैं, आई थिंक वो विजिट जरूर डेफिनेटली कीमोपोड कर्टेल कर सकता है। इसके अलावा विजिट के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं आएंगे। डॉक्टर धर्मराम पुनिया जी, क्या रोगी कीमोपोड्स और इसके फायदे के बारे में जानते हैं? अवेयरनेस की बात यदि आप करें तो गूगल आने के बाद, जब से गूगल जो है बहुत फ्रीक्वेंटली यूज हो गया है और इंटरनेट हर बंदे के पास एक्सेस है, तो सवाल बेहद कई प्रकार के सवाल होते हैं। हर पेशेंट ने ऑलमोस्ट सारी बातें जान रखी होती है। जब पेशेंट हमारे पास कंसल्टेशन के लिए आता है, उनके पास इतनी इन्फॉर्मेशन होती है, कुछ ठीक इन्फॉर्मेशन होती है, कुछ गलत इन्फॉर्मेशन होती है। मैं पर्सनली इस चीज को गलत नहीं मानता। पेशेंट को जब बीमारी हुआ है तो डेफिनेटली उसका हक बनता है, उसे जानना चाहिए। तो हम लोग डेफिनेटली ऐसे पेशेंट को बहुत टाइम देते हैं, उनकी बातें सारी सुनते हैं। इसी प्रकार से इसी लाइन के अंदर कई सारे पेशेंट जो है कीमोपोड के बारे में भी कई सवाल पूछते हैं। कई प्रकार की भ्रांतियां उनके पास होती हैं। कुछ पेशेंट्स के बैड एक्सपीरियंस भी होते हैं, उन बैड एक्सपीरियंसेस को भी जो है पेशेंट पूछते हैं। तो अवेयरनेस वाइज इफ यू आस्क मी, नियरली 20-30% ऑफ आवर पेशेंट नॉर्मली अवेयर अबाउट कीमोपोड। 70% पेशेंट जो होते हैं उसमें से खास तौर से जो रूरल बैकग्राउंड के, उन लोगों को बहुत ज्यादा नहीं पता होती कि क्या कीमोपोड्स होते हैं, उन लोगों को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। बट यस, धीरे धीरे अवेयरनेस जो है बढ़ता चला जा रहा है बिकॉज ऑफ गूगल एंड ऑल। एंड ऑफ कोर्स जब भी पेशेंट आता है हम लोग बताते हैं, पेशेंट अपने वार्ड के आसपास के एडमिटेड पेशेंट को भी देख करके थोड़ा सा मोटिवेट होता है कि हाँ, ये बहुत सिंपल तरीका है, इससे कीमोथेरेपी दिया जा सकता है। तो वो भी काफी मोटिवेटेड से महसूस करते हैं। कीमोथेरेपी ऑफन जो होती है डे केयर में होती है, वहां पे कई सारे पेशेंट को पोर्ट डले होते हैं, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होती, तो वो एक डिफरेंस देख लेते हैं। उन डिफरेंस देख करके वो लोग काफी मोटिवेटेड होते हैं और आई थिंक दैट इज द वे ऑफ वन ऑफ द अवेयरनेस। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या हाल के दिनों में कीमोपोड के उपयोग में और कोई परिवर्तन आया है? हाँ, सिमिलर सा ही आपने सवाल पूछा है कि शिफ्ट हुआ है, डेफिनेटली शिफ्ट हुआ है। पहले अवेलेबिलिटी इश्यू था, कॉस्ट भी इश्यू था, कॉस्ट भी कुछ कम हुआ है इन पोर्ट्स का। सेकंड जो है अवेयरनेस पेशेंट की बढ़ गई है।
काफी पेशेंट अर्ली स्टेज में डिटेक्ट होने लगे हैं। ये सारे फैक्टर्स हैं एक्चुअली, जिसके कारण हम लोग भी एज ए क्लिनिशियन ऑल्सो वी आर ऑल्सो मोटिवेटेड। एज ए पेशेंट के एस्पेक्ट पे भी जब हम उन्हें बताते हैं कि आपके क्योर होने के काफी अच्छे चांसेस हैं, तो उनका भी एक्सेप्टेंस कीमोपोर्ट के लिए या वैस्कुलर एक्सेस डिवाइसेस के लिए काफी अच्छा बढ़ा है। कीमोपोर्ट का यूज जो है डेफिनेटली काफी ज्यादा बढ़ गया है। ब्रेस्ट कैंसर ही नहीं, कई और कैंसर्स में भी जिनके अंदर कीमोथेरेपी का रोल होता है, उन सब कैंसर्स के अंदर हम लोग पेशेंट्स को पोर्ट या दूसरे तरह की वैस्कुलर एक्सेस डिवाइसेस जो होती हैं वो डेफिनेटली एडवाइस करते हैं। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, बच्चों में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों के जो कैंसर होते हैं उनमें भी पोर्ट जो है इंपॉर्टेंट डिवाइस होती है, ये भी हमें जरूर पता होना चाहिए। डॉक्टर धर्मराम पुनिया जी, रोगी अपने पोर्ट की देखरेख कैसे करते हैं? क्या ये विस्थापित है या फिर संक्रमित हो सकता है? कीमोपोर्ट का यदि आप मुझसे पूछें तो बिल्कुल भी ऐसा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। दो इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन हम लोग हमेशा बात करते हैं। एक होता है इन्फेक्शन, जो कि यूनिवर्सल है, कहीं भी हो सकता है, तो दैट इज नॉट पोर्ट स्पेसिफिक। इन्फेक्शन रिस्क पोर्ट के अंदर जो यूजुअली जो है 1 in 1000 होता है, बट दैट इज अ रियल चांस। जिनमें होगा उनमें थोड़ा बहुत इश्यू होता है, बट बहुत अनलाइकली है कि इन्फेक्शन हो, क्योंकि हम लोग सर्जरी के दौरान भी जो है पूरा एसेप्टिक प्रिकॉशन रखते हैं, तो उसमें नॉर्मली प्रॉब्लम नहीं होता। सेकंड कॉम्प्लिकेशन जो होता है वो होता है थ्रोम्बोसिस का। बॉडी में जहां भी फॉरेन बॉडी हो, ये तो फॉरेन बॉडी ब्लड वेसल के अंदर है, उस ब्लड वेसल जो फ्लोइंग ब्लड है उसके पास एक फॉरेन बॉडी हम लोगों ने रखा हुआ होता है। तो बड़ी वेसल जो हार्ट को ब्लड ले जा रही है, एट्रियम को ब्लड ले जा रही है, उस ब्लड वेसल में एक फॉरेन बॉडी पड़ा हुआ है। उस फॉरेन बॉडी के कारण जो है थ्रोम्बोसिस का रिस्क हमेशा बना रहता है। तो जैसा मैंने बताया, थ्रोम्बोसिस को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग पेशेंट को ये सजेस्ट करते हैं। कीमोथेरेपी के दौरान तो यूजुअली पेशेंट हमारे पास 2 to 3 वीकली, 3 to 4 वीकली हमारे पास आता है, तो हम लोग जो है फ्लशिंग वाला पार्ट कर लेते हैं। जब भी कीमोथेरेपी का ट्रीटमेंट पूरा हो जाता है तो हम लोग पेशेंट को ये सजेस्ट करते हैं कि एटलीस्ट वंस इन अ मंथ जो है हेपरिनाइज्ड सॉल्यूशन से कीमोपोर्ट जो होता है उसको फ्लश कर लिया जाए। इससे जो है कीमोपोर्ट जो है ब्लॉक नहीं होगा, थ्रोम्बोसिस का रिस्क उसमें काफी कम हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट एडवाइस जो है हमेशा रहती है पेशेंट को। सेकंड जो इंपॉर्टेंट एडवाइस ये होती है, हम लोग पेशेंट को वार्निंग सिम्टम के बारे में बताते हैं, बिकॉज मान लीजिए कोई इन्फेक्शन हो गया या थ्रोम्बोसिस हो गया, पेशेंट को पता कैसे लगेगा? उसलिए हम लोग ये सजेस्ट करते हैं पेशेंट को, जिस तरफ कीमोपोर्ट डला हुआ है शरीर के अंदर, उस हिस्से के अंदर कहीं हाथ में स्वेलिंग हो जाए या गर्दन में स्वेलिंग हो जाए, सांस में कोई दिक्कत हो जाए, बुखार आ जाए, इस तरह की समस्याएं यदि पेशेंट को होती है, उस स्थिति में इमीडिएटली हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं, इमीडिएटली वो ऑन्कोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें। हम लोग कुछ स्कैन्स करते हैं, कुछ टेस्ट करके देखते हैं, एंड फिर डिटेक्ट करके प्रॉब्लम को ठीक करने की कोशिश करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या कीमोपोर्ट को इम्प्लांट करना मुश्किल है? पोर्ट प्लेसमेंट जो है या वैस्कुलर एक्सेस डिवाइस प्लेसमेंट जो है अपने आप में बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। प्रोसीजर के अंदर तकरीबन 30 से 35 मिनट का टाइम लगता है। जनरली किसी भी प्रकार की कोई बेहोशी नहीं दी जाती है, पेशेंट को सारा एक्सप्लेन किया जाता है किस तरह से प्रोसीजर किया जाएगा। जनरली एक छोटा सा कट लगता है, जैसा हमने बताया कि गर्दन के नीचे वाला हिस्सा और चेस्ट ऊपर वाला हिस्सा, जहाँ की ये अपनी क्लेविकल बोन होती है, हंसली की जो हड्डी होती है, उस हड्डी के जस्ट नीचे इस हिस्से के अंदर जो है एक छोटा सा करीब 3-4 सेंटीमीटर का कट लगा करके पोर्ट एक रिजर्वायर होता है, उसे हम लोग यहाँ पे रखते हैं। उस रिजर्वायर से एक कैथेटर कनेक्ट होता है और वो कैथेटर जो है मेजर ब्लड वेसल जैसे कि इंफीरियर जुगुलर वेन या फिर सबक्लेवियन वेन के अंदर उस कैथेटर को रखा जाता है। तो ओवरऑल प्रोसीजर टाइम बहुत लंबा नहीं है, 30-35 मिनट का होता है। पेशेंट पूरे प्रोसीजर के दौरान जो है पूरी तरह से होश में होता है, कोई बेहोशी नहीं दी जाती। लोकल एनेस्थीसिया के अंदर ये प्रोसीजर नॉर्मली किया जाता है। एक एक्सरे जरूर किया जाता है प्रोसीजर कर लेने के बाद, ताकि हम लोगों को ये पता लगे कि जो कैथेटर हम लोगों ने रखा है वो बिल्कुल सही जगह पे है कि नहीं, बिकॉज कैथेटर रेडियो ओपेक होता है, एक्सरे में आराम से दिख जाता है। तो कैथेटर जो है हेल्प करता है हम लोगों को पोर्ट का रिजर्वायर उसको डिटेक्ट करने के लिए, प्लस उसका कितना डीप है वो बॉडी के अंदर उसको डिटेक्ट करने के लिए, तो ये इंपॉर्टेंट रहती है। इसके अलावा कीमोपोर्ट प्रोसीजर जो होता है बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। डॉक्टर धर्मराम पुनिया जी, आप ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित या उसका इलाज करवा रहे रोगियों के साथ क्या संदेश साझा करेंगे? 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं फिर से करना चाहूंगा, फिर से लार्जली वही बातें जो मैंने पहले बताई हैं फिर से एक बार दोहरा देना चाहता हूं। पहला, कैंसर क्योरेबल है, स्टेज 1 में भी क्योरेबल है, स्टेज 4 में भी क्योरेबल है। 2, चांस ऑफ क्योर डेफिनेटली चेंज होता है। स्टेज 1 में 90% चांस क्योर का है, स्टेज 4 में 90% चांस है क्योर नहीं होने का, पर तब भी कहीं ना कहीं कुछ चांसेस हैं क्योर हो जाने के। स्टेज 1 में भी 100% क्योर नहीं है, 90% क्योर की बात हम लोग कर रहे हैं। स्टेज 4 में 10% की बात कर रहे हैं क्योर की। तो इससे ये समझ में आता है कि दिस इज एक्चुअली अ प्रोबेबिलिटी, ओके, नथिंग एब्सोल्यूट। पेशेंट स्टेज 4 में भी ठीक होते हैं, पेशेंट स्टेज 1 में भी कुछ लोग ठीक नहीं हो पाते। तो इंपॉर्टेंट ये है, इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट हम लोग देखें, ग्लास भरा हुआ देखें, ग्लास खाली ना देखें। और भरा हुआ ग्लास यही कहता है कि कैंसर क्योरेबल है, इसलिए हम लोगों को एक बिलीफ होना चाहिए कि कैंसर डिटेक्ट हो गया है, हम लोग उसको हरा सकते हैं। एक बार आपने डिसाइड कर लिया मुझे ट्रीटमेंट किस सेंटर पे करवाना है, किस डॉक्टर से करवाना है,
फिर उस डॉक्टर पे डेफिनेटली एक बिलीफ होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि हाँ मैंने सेलेक्ट किया है, ठीक डिसीजन है मेरा। उसमें फिर बाद में क्रॉस कंसल्टेशन से जो है फिर कंफ्यूजन होता है, पेशेंट को भी कंफ्यूजन होगी और डॉक्टर्स को भी कंफ्यूजन होगी। तो वो चीज अवॉइड करना चाहिए। बट बिफोर स्टार्टिंग ट्रीटमेंट सारे कंसल्टेशन ले लेने चाहिए, बिकॉज बाद में रिग्रेट नहीं रखे कि अब मैंने यहाँ ये ट्रीटमेंट ये ऐसे कर लिया होता, ये कंसल्टेशन ले लिया होता। वो चीजें नहीं होनी चाहिए। वो भी जो है अल्टीमेटली कैंसर ट्रीटमेंट को कंप्लीट करने में मदद करती है इस प्रकार की चीजें। कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान कुछ प्रकार की छोटी मोटी परेशानियां हो सकती हैं। ट्रीटमेंट रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती है मोस्टली, जैसे सर की कीमोथेरेपी, सर के बाल का चले जाना, या रेडिएशन के दौरान कुछ हल्के से घाव बन जाना, इस प्रकार की समस्याएं, सर्जरी के दौरान कुछ इन्फेक्शन हो जाना, इस प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं। लेकिन ये समस्याएं सारी जो है वो टेम्पररी हैं, समय के साथ जो है चीजें ठीक हो जाती हैं। इन चीजों के कारण ट्रीटमेंट को छोड़ देना बहुत घातक साबित हो सकता है। तो इंपॉर्टेंट ये है ट्रीटमेंट पूरा किया जाए, किसी भी तरीके से ट्रीटमेंट को छोड़ा जाए। और जैसे मैंने बताया, अपने डॉक्टर पे यदि बिलीफ रहेंगी, यदि डॉक्टर से रेगुलर कंसल्टेशन में रहेंगे, तो डेफिनेटली ट्रीटमेंट पूरा आराम से किया जा सकता है। कैंसर एक बार होने के बाद वापस, एक बार ट्रीटमेंट पूरा होने के बाद भी कैंसर के वापस आने का खतरा जो है 0% कभी भी नहीं होता। खतरा हमेशा बना रहता है, होगा नहीं होगा हमें नहीं पता, पर उस खतरे से बचने के लिए हम लोग ये एडवाइस करते हैं, रेगुलर फॉलोअप जो भी आपका क्लिनिशियन एडवाइस करता है, जो आपका ऑन्कोलॉजिस्ट एडवाइस करता है, उसी फ्रीक्वेंसी के साथ रेगुलर फॉलोअप जो हम लोग सजेस्ट करते हैं कि रेगुलरली जो है एक बार आएं और दिखाएं। ये इंपॉर्टेंट है। एंड फॉलोअप गोज लाइफ लॉन्ग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉलोअप कभी खत्म नहीं होता, जब तक आप हैं तब तक उस फॉलोअप को जो है कंटिन्यू करना चाहिए। डॉक्टर धर्मराम पुनिया जी, एक्सपर्ट स्पीक्स में आज हमसे बात करके आपने ब्रेस्ट कैंसर से जुड़ी उपयोगी जानकारी और सुझाव साझा किए हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू। इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।